जब से कालू कौवा की शादी गोरी कौवी से हुई थी, कालू कौवा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। वह अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी। गौरी, आज भी कल की तरह दोबारा कहीं घूमने निकल मत जाना। भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ओए ओए, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली के यहाँ फंक्शन है, मैं जा रही हूँ। मुझसे तो घर में रहा नहीं जाता। सारी जिंदगी ठाट बाट में गुजारी हूँ मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी घर से निकल जाती है और कालू कौवा उसका मुंह देखते रह जाता है। गोरी कौवी दूसरे जंगल में उसकी सहेली के पास चली जाती है। सुनाओ सहेली, तुम्हारे पति भी तुम्हें घर से बाहर निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले ही से सीधा कर रखा है। मजाल है कि वह मेरे सामने ऊंची आवाज से काई काई करे। सहेली, मगर मेरा पति तो हर समय मुझे नोक झोंक करते रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो अपने पति से तंग आ गई हूँ। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे पति को? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कोई अच्छा सा कौवा देखकर दूसरी शादी कर लेना, किसी ऐसे कौवे से जो तुम्हें घूमने फिरने से ना रोके। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कोई बहाना बनाकर अपने पति से लड़ाई कर रही हूँ और फिर उसे छोड़ दूंगी। टूनी, मेरा वह एक भी बात नहीं सुनती। मैं सब ला कर देता हूँ उसे। अभी पिछले महीने सोने के झुमके चूड़ियाँ ला कर दिए थे। अच्छे से अच्छे भोजन ला कर देता हूँ। हर कमी को मैं पूरा करता हूँ, मगर वह है कि खुश ही नहीं होती। कालू भैया, हम प्यार से भी किसी को शिकस्त दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी को पहले से ज्यादा प्यार करें, फिर देखना वह भी एक दिन आपसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। चाचा कबूतर, मुझे रसगुल्ले दे दें। सुना है कि आपके रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरी मिठाई आसपास के सभी जंगलों में मशहूर है। लो, खाकर बताना रसगुल्ले कैसा है। मेरी पत्नी खाएगी और वही बताएगी। तुम देखना, तुम्हारी पत्नी रसगुल्ले खाएगी और तुमसे कैसे मीठी मीठी बातें करेगी। फिर कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर जाने लगता है। शाम होने को थी। गोरी कौवी भी आवारा की तरह घूम फिरने के बाद घर आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। क्या उछल उछल कर काए काए कर रहे हो? सीधे से बात करो। एक तो तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। मैं आज तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसगुल्ले लाया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, लाओ तो खाकर देखती हूँ कैसा है। फिर गोरी कौवी अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। अब तो बताओ भी, रसगुल्ले कैसे हैं? एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं। मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया ये रसगुल्ले खाकर। गोरी कौवी को तो अपने पति से लड़ाई करना था, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्ले की तारीफ कैसे करती। तुम सुबह से कहाँ गई हुई थी? देखो, जमाना खराब है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम घर ही में रहा करो। चुप कर जाओ, मैं जहाँ भी जाऊँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाला? तुम्हारी बहन के बारे में मुझे सब पता है। उसने तो 5-5 कौवे को अपने पीछे लगाए रखा है। पहले उसे बाहर जाने से रोको। अपनी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर अगली बार तूने मेरी बहन का नाम लिया। क्या तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे घर से बाहर निकाल दोगे ना? मैं रहना भी नहीं चाहती तुम जैसे बूढ़े के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे से शादी कर लूंगी। मैंने ये कब कहा? तुम भी तो हमेशा गुस्सा दिलाने वाली बातें करती रहती हो। मगर गौरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह होने पर कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाता है
और फिर उसे जगाता है। उठो गौरी, नाश्ता कर लो। गौरी तो रात की बातें कहाँ भूलने वाली थी। ये नाश्ता तुम ही करो, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना है मुझे। कालू कौवा गौरी को रखने के लिए बहुत प्रयास करता है, मगर गौरी कौवी उसे छोड़कर चली जाती है। टूनी बहन, आप तो कहती थी कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर मैंने तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया, फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। कौवा ऐसे बैठे बैठे रोता रहता है और गौरी कौवी उड़ते हुए अपनी सहेली की तरफ जा रही थी। जाते जाते रास्ते में वह एक जगह बैठकर नदी किनारे आराम कर रही थी। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। सुंदर कौवे, आप अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, आज ही मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ। वह मुझे बाहर जाने से रोकता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तुम तो मुझे बाहर जाने से नहीं रोकोगे ना? सारा दिन तुम बाहर फिरना, जहाँ जी में आए वहाँ जाना, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? ऐसी बातें सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। मैं ऐसे ही किसी कौवे की खोज में थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सारा दिन बाहर घूमना और शाम को घर आ जाना, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। उस कौवे की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर गौरी कौवी कुछ सोचे बिना ही उस कौवे से शादी कर लेती है। मेरे नए पति जी, मुझे भूख लगी है, घर जाते हैं और बिरयानी खाते हैं। फिर खुशी खुशी गौरी कौवी अपने नए पति के साथ उसका घर चली जाती है। गौरी, तुम मेरे पति के साथ यहाँ क्यों आई हो? क्या ये तुम्हारे भी पति हैं? हाँ हाँ, तुम दोनों सारा दिन बाहर फिरना और अपने लिए भी कमा कर लाना और मेरे लिए भी कमा कर लाना। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास नशा करने जा रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। चुप कर जाओ, अब तुम मेरी पत्नी हो, कालू कौवा की नहीं। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वह नशेड़ी कौवा नशा करने अपने दोस्त उल्लू के पास चला जाता है। सहेली, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुमने उसे सीधा कर रखा है। मैं तो आपके मुंह से आपके पति की तारीफ सुनकर जल रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था। ये तो एक नंबर का आवारा और नशेड़ी है, मुझे बहुत मारता है। मगर अब चिंता थोड़ी कम हुई। वो कैसे सहेली? क्योंकि अब मार खाने में तुम भी अपना हिस्सा बांट लिया करोगी। अपने सहेली की बातें सुनकर गौरी कौवी बहुत निराश हो जाती है और अपने पहले पति कालू कौवा को याद कर कर के रोने लग जाती है, क्योंकि गौरी कौवी ने अनदेखी खुशियों को पाने के लिए अपने प्यार करने वाले पति को खो दिया था। प्यारे दोस्तों, अपने प्यार करने वाले रिश्तों की कदर किया करें, क्योंकि इस दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। जग्गू बेटा, टूनी बहू गर्भवती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और पता करो कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो उसे गिराने के लिए कहो। ठीक है माँ, वैसे मैं भी नहीं चाहता कि टूनी के घर में कोई लड़की हो और वह किसी लड़की को जन्म दे। मैं हरगिज इस घर में किसी लड़की को जन्म लेने नहीं दूंगा। टूनी, ओ टूनी, क्या बात है जी? चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारा चेकअप करवाना है। इसकी क्या जरूरत है जी? गर्भ में चाहे बेटा हो या बेटी, होगा तो हमारे ही बच्चे ना। टोनी, जग्गू जैसा कह रहा है वैसा ही करो, ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। तब टूनी अपने पति जग्गू के साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है। जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तब जग्गू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है और ये गर्भवती है। आप इसकी जांच करके बताइए कि इसकी गर्भ में बेटा है या बेटी। तुम पागल हो गए हो क्या? यह कानूनी अपराध है, मैं ये नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। देखो डॉक्टर साहब, अगर तुमने मेरी पत्नी की जांच नहीं किया तो समझो तेरा हॉस्पिटल गया काम से।
जग्गू के धमकी से डरकर डॉक्टर टोनी की जांच करने लगता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ डॉक्टर? बोलिए ना, लड़का होने वाला है या लड़की? अरे जग्गू, लड़का लड़की की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे घर में लक्ष्मियाँ जन्म लेगी, लक्ष्मियाँ। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 लक्ष्मियाँ। अरे बाप रे बाप, किस कलमुही को मैंने घर की बहू बना ली। ये तो एक ही बार में घर को गर्ल्स हॉस्टल बना देगी। चलो बेटा, जल्दी घर चलो। फिर गौरी, जग्गू और टोनी तीनों घर आ जाते हैं। जग्गू बेटा, कुछ कर, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 12 बेटी का बोझ आ जाएगा। तेरी सारी जिंदगी दहेज जमा करते करते बीत जाएगी। कुछ कर बेटा, कुछ कर। माँ, ऐसा करता हूँ, टूनी को घर से निकाल देता हूँ। वो जहाँ जाए, मरे या बचे, उससे हमें क्या लेना देना। टूनी, इधर आओ। बोलिए जी, क्या बात है? आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम मेरे घर से चली जाओ। मुझे 12 बेटियों का बोझ नहीं उठाना है। मैं इतना टेंशन नहीं ले सकता। आप लोग मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? ज्यादा दुख दर्द की बातें मुझे मत सुनाओ। यहाँ तुम्हारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। चले जाओ यहाँ से। तब टूनी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते टूनी को रास्ते में एक कुआं मिलता है। तब टूनी खुदकशी करने के लिए कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। टूनी कुएं में कूदने ही वाली होती है, तभी उसे मुनमुन चिड़िया आवाज देती है। टूनी, ये क्या कर रही हो? खुदकशी करने वाला बुज़दिल होता है। तुम क्या सोच के खुदकशी कर रही हो? खुदकशी करके तुम सिर्फ अपने आप की नहीं, बल्कि 12 मासूमों की जान ले रही हो। मैं क्या करूं मुनमुन? मैं ये 12 बेटियों को कैसे पालूंगी? कैसे इतनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी? अगर भगवान ने तेरे गर्भ में 12 बेटियां दी है, तो वही उसके भोजन रहन सहन का प्रबंध करेगा। बस तुम्हें अपनी माँ का हक अदा करना है। लेकिन मुनमुन, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ रहूंगी? तुम चिंता मत करो टूनी, चलो मेरे साथ। तब टूनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया के साथ उसका घर चली जाती है। टूनी, ये है मेरा गरीब खाना। मैं इसी टूटे फूटे घर में रहती हूँ। इसे गरीब खाना मत कहो मुनमुन, ये मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। टूनी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम काम पे नहीं जाओ, क्योंकि आप गर्भवती हो और आपको रेस्ट की जरूरत है। एक तो आपने मुझ बेघर को घर देकर एहसान किया, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि आप काम पर ना जाएं। दीदी, मुझ पर आप इतना ज्यादा एहसान मत कीजिए। मैं काम कर सकती हूँ। दीदी, आप मुझे कहीं काम दिला दीजिए। ठीक है दीदी, चलिए आपको मैं काम दिलाती हूँ। तब मुनमुन चिड़िया टूनी को लेकर जंगल की सबसे अमीर चिड़िया रानू के घर लेकर जाती है, जो अपने बेटे सीनू चिड़ा के साथ रहती थी। मालकिन जी, ये टूनी चिड़िया है। इसे इसके पति ने घर से निकाल दिया है। ये गर्भवती है। ये बहुत अच्छी है। फिलहाल गुजर बसर करने के लिए इसे काम की सख्त जरूरत है, इसीलिए इसे आपके पास लाई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया मुनमुन। हमें एक अच्छी काम वाले की सख्त जरूरत थी, जो मेरी अपनी बेटी की तरह ख्याल रखे। टोनी बहन, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना है। इन्हें समय पर खाना और दवाई भी देना है। उसी दिन से टोनी रानू के घर में काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में रानू और टोनी घुल मिल जाती है। टोनी बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश तुम मेरी बेटी होती। मुझे अपनी जिंदगी में माँ का प्यार नहीं मिला, पर आपको पाकर वह कमी भी पूरी हो गई। आंटी जी, शाम होने को चली है। अब मैं घर जाऊं, फिर कल समय पर आ जाऊंगी। हाँ बेटी, जाओ। तब टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
सीनू बेटा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? टूनी बिटिया मेरा कितना ख्याल रखती है। वो बहुत अच्छी है बेटा। मुझे नहीं लगता कि हमें टूनी की तरह बहू मिलेगी, इतनी सुशील। इसलिए मैं चाहती हूँ कि टूनी को अपनी बहू बना लूं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? टूनी शादीशुदा है और गर्भवती भी। और आपको पता है, उसके गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बेटियां पल रही है। तुम 12 बेटियां का बोझ कैसे उठाओगी? खामोश! आज से बेटी को बोझ मत समझना। बेटियां घर की लक्ष्मी हुआ करती है। बेटियों से ही परिवार में शांति रहती है। बेटियों से ही वंश बढ़ता है। और हाँ, टूनी के गर्भ में पल रही बच्चियां हमारी पोती बनेगी। माँ, वैसे तो टूनी मुझे भी पसंद है, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन जब टूनी रानू के घर आती है। बेटी टूनी, आज तुम्हें एक बात बताना है मुझे। बोलो ना माँ, क्या बात है? मैं तुम्हें अपना बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। पर आप जानती हो ना माँ कि मैं एक तलाकशुदा पक्षी हूँ और गर्भवती भी। मुझे सब पता है तुम कौन हो, कैसी हो, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना में जवाब चाहिए। माँ जी, आप मुझसे बेहतर समझती है। आपकी जो भी मर्जी। इस तरह टूनी और सीनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद टूनी 12 बेटियों को जन्म देती है। फिर सीनू और टूनी की शादी हो जाती है। इस तरह टूनी को अपनी उच्च विचार, शिष्ट आचरण के कारण फिर से अपना पति मिल जाता है और उनकी बेटियों को अपना पिता और एक नेक दादी मिल जाती है। फिर वे सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। थैंक यू। टूनी चिड़िया और कालू कौवा भोजन खोजने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक जाने के बाद भी कोई भोजन का दाना नहीं मिलता। वे दोनों पूरा जंगल दाना ढूंढते ढूंढते थक जाता है और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भैया, हम तो भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, लेकिन हमें कोई दाना नहीं मिल रहा है। अरे टूनी, मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है, क्योंकि हम तो कितनी देर से उड़े जा रहे हैं। बस बहुत हुआ कालू भैया, अब हम इस तरह बाहर के भोजन से गुजारा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है टूनी? हमें कौन भोजन ला के देगा? कालू, तुम्हारे पास भी एक खेत है और मेरे पास भी एक खेत है। क्यों ना हम अपने खेतों में अनाज की खेती कर लें? लेकिन टूनी, हमें तो किसी भी चीज की खेती करना नहीं आता और ना ही हमारे पास किसी अनाज के बीज है। इस तरह हम खेती कैसे करेंगे? कालू भैया, आप इन सब की चिंता ना करें। हम बुलबुल दीदी के पास चलते हैं, जो हर तरह की खेती करती है। वो हमें अनाज उगाना जरूर बताएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और टूनी बुलबुल के पास जाने लगते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये लो टूनी चिड़िया, मेरे पास कुछ चने के बीज बचे हैं। आप दोनों इन्हें ले जाओ और इसे ले जाकर तुम दोनों आधे आधे बांट लेना और अपने खेतों में बो देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दीदी। आप हमें खेती करने का तरीका भी बता दीजिए। फिर बुलबुल उन दोनों को खेती करने का तरीका बता देती है और फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया वह चने के बीज अपने पैर में लेकर घर की ओर रवाना हो जाते हैं। टूनी, अब हमें इन बीजों को आधा आधा कर लेना चाहिए और बुलबुल दीदी के बताए हुए तरीके से हमें खेतों में बीज बोने चाहिए। हाँ कालू भैया, मुझे भी बुलबुल के सारे तरीके अब याद हो गए हैं, आप मत भूल जाना। ऐसा कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया अपने अपने बीजों को बांट लेती है और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आपने आने में कितनी देर कर दी? मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ। जल्दी से ये भोजन मुझे दे दो। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बातें बताता है
और फिर उसे चने के बीज दे देता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आया है आपके दिमाग में, लेकिन वो टूनी हमारे साथ खेती करेगी, ये तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। आपने उसे आधे बीज क्यों दिए? अरे गौरी जी, ये आइडिया तो टूनी के दिमाग में आया था और बुलबुल दीदी ने हम दोनों के लिए बीज दिए थे। फिर मैं सारे बीज अकेले कैसे ले सकता था? मेरे मूर्ख पति, आप में तो जरा सी भी चालाकी नहीं है, इसी कारण मेरा नाम डूबता ही जा रहा है। अब कम से कम जो मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही करना। गौरी कव्वे, अब मुझे क्या करना होगा? गौरी कव्वे कालू कव्वे को सारा प्लान समझा देती है और इस तरह से कालू कौवा टूनी के घर जाता है और उसके बीज चुरा लाता है और बीजों की जगह बीज जैसे पत्थर रखाता है। और अगली सुबह कालू कौवा अपने खेत में बीज बो देते हैं। अब देखती हूँ उस अक्लमंद टूनी को, उसकी खेती कैसे होती है। ये आपने ठीक नहीं किया गौरी, बेचारी टूनी कब से पत्थर बोई जा रही है। एक ही तो मौका मिला है उस टूनी को सबक सिखाने का। मेरे खेतों में हरी भरी फसल होगी और टूनी का खाली खेत। उसका खाली खेत देखकर तो मुझे बड़ा मजा आएगा। और इस तरह से कालू कौवा और गौरी अपने खेत की देखभाल करते हैं और इधर टूनी भी अपने खेत की देखभाल करती है। और कुछ समय के बाद कालू कौवे की हरी भरी खेती तैयार हो जाती है, लेकिन टूनी के खेत में एक भी पौधा नहीं उगता। आखिर मैंने क्या गलती की जो मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं आया? जैसे जैसे बुलबुल दीदी ने कहा था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। टूनी परेशान हो जाती है और कालू कौवे के खेतों में चली जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा तो उसे देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं। आओ टूनी, तुम्हें क्या चाहिए? कालू भैया, मेरे खेतों में तो एक भी पौधा नहीं आया। टूनी, तुमने अपने खेतों में हमारी तरह मेहनत नहीं की होगी। हम तो सुबह शाम इस खेत में ही काम करते रहते हैं। नहीं गौरी बहन, मैंने तो कोई भी तरीका नहीं छोड़ा, लेकिन पता नहीं मेरे खेत में फसल क्यों नहीं होगी। टूनी, तुमने पानी समय पर नहीं दी होगी और अब हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो कौवे जी, खेत में कितना सारा काम है। ऐसा बोलकर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा कहकर टूनी बुलबुल के पास चली जाती है और उसे गौरी कौवी और कालू कौवे के बारे में सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि उसके खेत में फसल नहीं आया। अरे टूनी, ये नहीं हो सकता। अगर आप बीज बोए होते तो फसल जरूर तैयार होती। मैं इस बात को नहीं मान सकती। बुलबुल दीदी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। और वह दोनों खेत में चले जाते हैं। बुलबुल एक दो बीज अपने चोंच से निकाल कर देखती है। अरे टूनी, ये तो मेरे दिए हुए बीज नहीं है, बल्कि ये तो बीज जैसे दिखने वाले पत्थर हैं। बुलबुल दीदी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। कोई मेरे बीजों को चुरा कर ले गया है और इनकी जगह पत्थर रख दिए। मैंने कितनी मेहनत की फसल उगाने में, कोई मुझसे मांग कर ही ले लेता। कम से कम वो पत्थर तो ना बोते। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और बुलबुल को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है और बुलबुल उसकी दोबारा मदद करने को सोचती है। टूनी, मेरे पास कुछ केले के बीज हैं, ये लो, ये तुम अपने खेत में बो दो और इस बार ध्यान से खेती करना। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया केले के बीज बो देती है। फिर कुछ समय बाद चिड़िया की केले की खेती तैयार हो जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया, मैंने तो पूरे जंगल में केले की खेती कभी नहीं देखी। आपने बहुत अच्छी खेती तैयार की है। क्या मैं एक केला खा सकता हूँ? हाँ कबूतर जी, ये भी कोई पूछने की बात है। आप जी भरकर केले खाइए और अपने परिवार के लिए भी ले जाइए। ऐसा सुनकर कबूतर खुश हो जाता है और केले का एक गुच्छा लेकर चला जाता है। कबूतर के पास इतने सारे केले देखकर गौरी कौवी उसे रोक लेती है। ए कबूतर, तेरे इतने अच्छे दिन कब से आने लगे हैं जो तू केले खरीद सके? जल्दी बोल, कहाँ से चुरा के लाया है? गौरी कौवी, मैं आपकी तरह चोर नहीं हूँ। ये केला तो टूनी ने मुझे अपने खेत से दिए हैं। क्या कहा? टूनी के खेत से? और टूनी ने तुम्हें केले दिए हैं? हाँ, टूनी के खेत से, और टूनी ने ही मुझे ये केले दिए हैं। ठीक है कबूतर, अब तुम जाओ यहाँ से। कालू जी, ये कैसे हो सकता है?
हमने तो उसके सारे बीज चुरा लिए थे। गौरी कवि, ये तो हमें उनके खेत में जाकर ही पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। ऐसा कहकर गौरी कवि और कालू कौवा टोनी के खेत में आ जाते हैं। टोनी की ऐसी हरी भरी केले की फसल देखकर गौरी कवि तो चौंक जाती है। टोनी, तेरे खेतों में ये केले कहाँ से आए? तुम तो कह रही थी कि तेरे खेत में कुछ नहीं उगा है। मैं तो बिल्कुल सच कह रही थी। ये बीज बुलबुल ने मुझे दोबारा दिए थे। टोनी, क्या मैं एक केला खा लूं? मुझे इन केलों को देखकर तो भूख ही लग गई है। हाँ कालू भैया, आप जी भरकर केले खाएं और गौरी बहन आप भी खाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई केले नहीं खानी है। और कालू जी, आप भी चलिए यहाँ से। गौरी कवि, मुझे एक केला तो खाने दो। लेकिन गौरी कौवी तो कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और कालू कौवे को लेकर घर चली जाती है। तो तुम्हें बड़ी केले खाने की लग रही थी। हमारे खेत में फोकट के चने हैं और उसके खेत में केले ही केले। मुझसे तो ये कभी भी देखा नहीं जाएगा। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता था गौरी कौवी? तुमने मुझे एक केला भी खाने नहीं दिया। अब जल्दी बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? पहले आप मुझे ये बताओ, पहले जो तुम्हारे बादल दोस्त थे वो आज कहाँ है? हम उनसे बारिश करवा देंगे जिससे टोनी की फसल खराब हो जाएगी। गौरी कवि, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैंने उससे झूठ बोलकर बारिश करवाया था, इसलिए वो मुझसे अभी तक नाराज है। आप बस मुझे उसका नाम बता दो, मैं खुद उसके पास चली जाती हूँ। गौरी कवि बादल का नाम जानकर वहाँ से उड़ जाती है और बादलों के पास चली जाती है। सीलू बादल, आप कहाँ हैं? मैंने सुना है आप गरीब पक्षियों की मदद करते हो। कृपया करके मेरी भी मदद करें, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अरे, ये पक्षी कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? लगता है इससे मुझे मिलना पड़ेगा। ऐसा कहकर सीलू बादल गौरी कवि के पास आ जाता है। बताओ कवि, आप यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या काम है? बादल जी, हमारे जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हम पानी के बिना बहुत परेशान हैं। कवि, आप कौन से जंगल से आए हो? हम तो बारिशों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं पास वाले जंगल से ही आई हूँ और आप इस बार बारिश करना भूल गए थे। बस आप हमारे जंगल में गरज कर ही चले गए थे। यह सुनकर तो बादल को हंसी आ जाती है और वह उसके जंगल में बारिश करने को तैयार हो जाता है। आप निश्चित होकर घर जाएं, हम आपके जंगल में बारिशें कर देंगे और आप हमारी भूल क्षमा करना। यह सुनकर तो गौरी कवि की जान में जान आ जाती है और वह अपने घर चली जाती है और चैन से सो जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते ही काले बादल गरजने लगते हैं और झमाझम बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर तो कौवी नाचने लगती है। ये देखो कालू जी, मैंने कर दिखाया। अब तो मुझे टूनी की बर्बाद फसल देखना है। कितना अच्छा लगेगा जब वो रोती हुई हमारे पास आएगी। वो तो है गौरी जी, फसल तो बर्बाद हो ही जाएगी, लेकिन आपने तो मुझे एक केला भी खाने नहीं दिया। इस तरह से गौरी कवि बहुत खुश थी। फिर कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा टोनी के खेत में आ जाते हैं। ये क्या कालू जी, टोनी की फसल तो खराब ही नहीं हुई। हाँ गौरी, और केले भी लगे हुए हैं। पता नहीं बारिशों का असर इन पर क्यों नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया भी आ जाती है। टोनी, हमें आपकी फसल की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम भी यहाँ आपकी फसल देखने आ गए। कालू भैया, मेरी फसल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी फसल तो पानी में बह गई है। अभी आते समय कबूतर ने मुझे बताया है। चलो गौरी, जल्दी से चलो, मेरी फसल पानी में बह गई है। यह सुनकर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने खेत में आ जाते हैं। देखो गौरी, तुम टोनी की फसल को बर्बाद करने के चक्कर में अपनी फसल को तो ही भूल गई और हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। कालू के छोटे छोटे पौधे होने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और टोनी की फसल में तने मजबूत और पत्ते बड़े होने के कारण उनकी फसल में कुछ नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसी गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों का बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए।